हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। कल हम लोग ने डिस्कस किया था अमेंडमेंट 40 तक। आज हम लोग 42nd से 60 तक अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है 41st अमेंडमेंट एक्ट। तो 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। तो क्या है, रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसमें एज बढ़ा दी गई जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स थे उनकी। ठीक है, 60 से 62 कर दी गई, मतलब 60 से 62 एज कर दी गई किनकी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर्स की। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट मेड सो फार टू कॉन्स्टिट्यूशंस। इट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ये स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है, हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बहुत बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐड की गई हैं। तो देखिए 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट मीन्स सामाजिक और सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इन द सेंस कि मतलब इंडिया सेक्युलर कंट्री होगा, मतलब कोई भी पर्टिकुलर नेशनल रिलीजन नहीं होगा इंडिया का। ठीक है, सब अपने अपने रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटीग्रिटी उसकी अखंडता मतलब बनाए रखने के लिए। ठीक है, अखंडता मतलब कि उसको किसी भी तरह की कोई वो बाहर से परमिशन लेने की, किसी दूसरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो अपना खुद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और उसे अमेंड कर सकता है इन द प्रियम्बल। उससे पहले क्या था, उससे पहले था सोशलिस्ट, उससे पहले था हमारा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उससे पहले। ये 3 वर्ड जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और क्या ऐड किया गया, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय द सिटीजन्स, न्यू पार्ट 4th ए। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई थी 4th ए के। ठीक है, 4th ए में, क्योंकि पार्ट 4 में तो हमारी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उसके 4th ए में। फिर क्या, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब इसी में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को मतलब बाउंड कर दिया गया कि वह बिना कैबिनेट के एडवाइस के कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा। प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। अब ये क्या हुआ 10 और यानी कि 14th ए में ये नया जोड़ दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स ये प्रोवाइड किए गए। फ्रोज द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस टिल 2001। लोकसभा में सीट जो है फ्रीज कर दी गई थी इसी अमेंडमेंट के तहत, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। ठीक है, मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर रखा गया, ऐसा अमेंडमेंट इसमें किया गया। कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू रिट जुडिशन सुप्रीम कोर्ट इन हाई कोर्ट। अब क्या हुआ, जो रिट जुडिशन जो था हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया, इसी के द्वारा किया गया। अब इसके द्वारा और क्या किया गया, रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। अब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया, 5 से 6 साल कर दिया गया। पहले 5 था, अब 6 साल कर दिया। प्रोवाइडेड दैट द लॉज मेड फॉर द implementation of DPSP cannot be declared invalid by the court on the ground of violation of some fundamental right। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन होने पर DPSP को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो इसी अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू डील विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज, सच लॉज आर टू टेक प्रोसीजरल ओवर फंडामेंटल राइट। अब इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई क्या, कि वह लॉ बना सकती है किस पे, विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, एंड सच लॉज आर टू टेक प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स को भी ये मतलब क्या कर सकती है, ओवर राइड कर सकती है। ये जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे एंटी नेशनल लॉ के मैटर में। ठीक है, एडेड 3 न्यू DPSPs, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे इसी अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, और क्या है, फैसिलिटेटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी को अलाउ किया गया। एक्सटेंडेड द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट फ्रॉम 6 months to 1 year। अब मतलब कि 1 साल तक का प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है, पहले 6 महीने का ही होता था। ठीक है, एम्पावर्ड द सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेज इन एनी स्टेट टू डील विद
ग्रेव सिचुएशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंटर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी स्टेट में डिप्लॉय कर सकती है, मतलब लगा सकती है। शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। अब 5 सब्जेक्ट 42nd अमेंडमेंट के तहत ही स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट की मतलब इसमें स्टेट और सेंटर दोनों वर्क कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब अब इसमें दोनों मिल के काम करेंगे। किसमें? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है। डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ quorum in the parliament and state legislature। ठीक है। empowered the parliament to decide from time to time the rights and privileges of its members and committees, provided for the creation of all India judicial service, shortened and procedure for disciplinary action by taking away the right of civil servants to make representation second stage after the inquiry, that is the penalty proposed। ठीक है। और देखिए क्या है, चलिए ये अमेंडमेंट पूरा हो गया। अब बात करते हैं 43rd। अब 43rd हमारा अमेंडमेंट क्या है? 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 में इनेक्टेड बाय द जनता गवर्नमेंट टू नलीफाई सम ऑफ डिस्टोर्शंस इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। उसको जो कुछ गड़बड़ हुई, जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई, उसको सुधारने के लिए ये अमेंडमेंट बनाया गया। रिस्टोर द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इशू ऑफ द रिट्स। Deprive the parliament of its special power to make laws to deal with anti-national activities। ठीक है। आया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 enacted by the जनता गवर्नमेंट mainly to nullify some of the other distortions introduced by the 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और जो कुछ कमी रह गई थी 42nd अमेंडमेंट के तहत वो इसमें सुधारा गया। अब ये 44वां बनाया गया। क्या क्या सुधारा गया? रिस्टोरेड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ 5 years। अब 5 साल फिर से कर दिया गया जो उसका टर्म था। प्रोविजंस विद रिगार्ड टू क्वारम इन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। ओमिटेड द रेफरेंस टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन द प्रोविजन पर्टेनिंग टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट्स of the proceedings of parliament and the state legislature, empowered the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration, but reconsidered advice is to be binding on the president। मतलब वही है कि अगर दोबारा से रिकन्सिडर करने के लिए कोई बिल प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है पार्लियामेंट को, अगर वो फिर से वापस आता है प्रेसिडेंट के बाद, तो वो मतलब क्या है, उसको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी उस बिल पे। डिलीटेड द प्रोविजंस which made satisfaction of president, governor, administrator final in issuing ordinance, restored some of the powers of Supreme Court and High Courts, replaced the term internal disturbance by armed rebellion in respect of national emergency, made the president to declare a national emergency only on the written constitution, made certain procedural safeguard with respect to national emergency and president's rule, deleted the right to property from list of fundamental rights and made it only a legal right। बहुत important है ये point। Provided that the fundamental right guaranteed by the Article 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency। ये भी omitted the provisions which took away the power of court to decide elections, disputes of president, vice president, primary speaker of the Lok Sabha। ये भी तीनों point बहुत important है। 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 का एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 years। 1990 तक फिर बढ़ा दिया गया। 46th अमेंडमेंट एक्ट 1982 enabled the state to plug loopholes in the laws and realize sales tax duties, brought about some uniformity in tax rates on certain items। 47th Amendment Act 1984 included 14 land reform acts of various states in 9th schedule। 48th Amendment Act 1984 facilitated the extension of President's rule in Punjab beyond 1 year without meeting two special conditions for such extensions। 49th Amendment Act 1984 gave a constitutional sanctity to autonomous district council in Tripura,
58th Amendment Act 1984 gave a constitutional sanctity to Autonomous District Council on Tripura, ठीक है। अब 50th Amendment Act 1984 empowered the Parliament to restrict the fundamental rights of persons employed in intelligence organization and telecommunication system set up for the armed forces or intelligence organization. 51st Amendment Act provided for reservation of seats in Lok Sabha for STs in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, as well as legislative assemblies of Meghalaya and Nagaland, ठीक है। इनमें सबसे 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 पॉपुलरली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के से जाना जाता है। प्रोवाइडेड फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफिकेशन, एडेड अ न्यू 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड। डिफिकेशन मीन्स होता है कि जैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करना, वो एंटी डिफिकेशन लॉ होता है, ठीक है। ये पढ़ाएंगे जब इलेक्शंस वाला पढ़ाएंगे बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन तब। 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986 मेड स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ मिजोरम, फिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली एट मिनिमम 40 members. 54th Amendment Act 1986 increased the salaries of Supreme Court and High Court judges and enabled the Parliament to change them in future by an ordinary law. 55th Amendment Act 1986 made special provisions in respect of Arunachal Pradesh and fixed the strength of its assembly at a minimum of 30 members. 56th Amendment Act 1986 fixed the strength of Goa Legislative Assembly at a minimum of 30 members. 57th Amendment Act 1987 reserved seat for STs in the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. 58th Amendment Act 1987 provided for an authoritative text of Constitution in Hindi language and gave the same legal sanctity to Hindi versions of Constitution. 59th Amendment Act 1988 facilitated the extension of President's rule in Punjab up to 3 years, provided for declaration of national emergency in Punjab on the ground of internal disturbances. 60th Amendment Act increased the ceiling of taxes on profession, trades, callings and employment from 250 per annum to 2500 per annum, ठीक है। ये कुछ अमेंडमेंट थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 44 और 46 अमेंडमेंट था। 42nd अमेंडमेंट था, इसको अच्छे से याद कर लेना, एक एक पॉइंट उसका जो जो उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।